हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की क्लास में हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ फ्रेंड ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसका हमारे संविधान में कोई स्पेशल आर्टिकल दिया हो। ऐसी बॉडीज जो किसी आर्टिकल के अंडर आती हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक निकाय। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ये है इलेक्शन कमीशन फ्रेंड्स। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है फ्रेंड्स। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है। और इसका अगर आर्टिकल देखें तो इसका आर्टिकल है 234 फ्रेंड्स। आर्टिकल है इसका 324 यानी कि 324। और इसका एम क्या है, इसका काम क्या है, ये फ्री फेयर इलेक्शन कराती है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो है 324 यानी कि 324। ये एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। और अगर इसकी मैं बात करें फ्री फेयर इलेक्शन की तो ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये मैंने दे रखा है, यहाँ ये आपको याद कराने के लिए दे रखा है। जैसे कि ग्राम पंचायत होती है हमारी, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए सेपरेट स्टेट इलेक्शन यानी कि इसके लिए एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन की बात की गई है जिसका आर्टिकल है 243 के। क्योंकि ये मैंने एक जगह इसलिए नोट कर दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इलेक्शन कमीशन के अंडर में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन आते हैं, जबकि ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर जिसका आर्टिकल है 243 के। फ्रेंड्स, आई होप आपको इलेक्शन कमीशन समझ आ रहा होगा। और अब हम बात करते हैं इसके मेंबर की। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो 3 मेंबर हैं यानी कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। फ्रेंड्स, ये मल्टी मेंबर बॉडी 1993 में बनी क्योंकि जब 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें वोटिंग एज जो थी वो 21 से 18 कर दी गई, जिससे इलेक्शन कमीशन के पास काम ज़्यादा हो गया और इसलिए इसने अपने मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई। अब हम बात करते हैं इसके टर्नओवर की। इसका टर्नओवर कितना है, इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर हैं उनका टर्नओवर कितना है फ्रेंड्स, अब हम इसी को लेकर बात करेंगे। टर्नओवर की अगर हम बात करें तो टर्नओवर है इसका 6 ईयर या फिर 65 एज। अगर मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर हैं या तो वो 6 ईयर तक काम कर सकते हैं या 65 एज ईयर्स तक काम कर सकते हैं। और ये कैन रिज़ाइन यानी कि ये खुद भी रिज़ाइन दे सकते हैं। और ये अपॉइंट होते हैं फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट के थ्रू। आई होप आपको इलेक्शन कमीशन समझ आया होगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल 324 के तहत आई है। और ये एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट बॉडी की तरफ। नेक्स्ट बॉडी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। फ्रेंड्स, यूपीएससी का अगर आर्टिकल देखें तो ये आर्टिकल 315 से 323 तक यानी 315 से 323 तक है। और ये पार्ट 15 में है यानी कि भाग 15 में ये दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके, ये जो है ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है यानी कि ये केंद्र की तरफ से एक एजेंसी है जो यूपीएससी को कंडक्ट करती है। और ये एक इंडिपेंडेंट, जैसे कि आपने देखा इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वैसे ही यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर अपॉइंट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके चेयरमैन एंड अदर मेंबर जो अपॉइंट होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू
यानी कि इसके मेंबर और चेयरमैन को जो अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और अगर इसके मेंबर की बात करें तो इसके मेंबर जो हैं 9 to 11 इंक्लूड द चेयरमैन, यानी कि एक चेयरमैन और 9 to 11 इसके मेंबर हो सकते हैं। और इनका जो टर्नओवर है फ्रेंड्स ये भी 6 ईयर या 65 ईयर्स। फ्रेंड्स ये हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ ली। फर्स्ट पढ़ा हमने इलेक्शन कमीशन, सेकंड हमने पढ़ा यूपीएससी। अब हम देखते हैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है। फ्रेंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये स्टेट लेवल पर होता है और इसका आर्टिकल भी यूपीएससी की तरह ही है, 315 से 323 तक उसी में इसकी बात की गई है, पार्ट 15 में की गई है। और ये अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा। फ्रेंड्स याद रखिएगा यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर द्वारा। और अगर इसका टर्नओवर देखें तो ये भी 6 ईयर और 62 ईयर्स। फ्रेंड्स अगर आपको यूपीएससी का जो अभी मैंने आपको बताया है इसका है 6 ईयर या 65 ईयर्स, यानी कि 65 ईयर उनकी एज हो जाए या मतलब 6 साल का पीरियड उनका है। और अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसमें 6 ईयर या 62 ईयर्स। यूपीएससी में 65 है और स्टेट पीएससी में 62 है। ये रिमूव होते हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट नोट बाय द गवर्नर। फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट वो इसी में रहते हैं कि यूपीएससी को तो अपॉइंट और रिमूव जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूव कौन करते हैं? रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट नोट बाय द गवर्नर। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रेंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और फ्रेंड्स ये अभी रिसेंटली जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसके बारे में पूछा गया था कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे बनाया जाता है। फ़िलहाल इसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन मैंने देखा था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। 1 मिनट इसको मैं सेट कर लेती हूँ। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट यहाँ पे छूट गया था पर मैंने इसको ऐड कर दिया, आप ध्यान दीजिएगा। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी एंड एसपीएससी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी जो क्रिएटेड किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किए गए हैं। बट जेएसपीएससी यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्रिएटेड किया गया है वो पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स ये आया था यूपीपीसीएस में क्वेश्चन की जीएसपीएससी किसके द्वारा क्रिएटेड की गई है, तो उसमें यही था कि पार्लियामेंट के द्वारा की गई है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करे तब ये जेएसपीएससी को क्रिएटेड किया जाता है, यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करती है तो पार्लियामेंट द्वारा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट किया जाता है। और याद रखिएगा यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी जो है क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। ये जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 और मोर स्टेट्स यानी 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए किया जाता है और अपॉइंट होते हैं ये प्रेसिडेंट के थ्रू और रिमूव भी होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और अगर इसके टर्नओवर की बात करें तो 6 ईयर 62 ईयर्स होल्ड ऑफिस की बात करें तो। फ्रेंड्स याद रखिएगा यूपीएससी 65 ईयर्स और 6 ईयर्स, एसपीएससी 6 ईयर्स 62 ईयर्स और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेएसपीएससी 6 ईयर या 62 ईयर्स। इनका टर्नओवर आप याद रखिएगा। और ये स्टेचुरी बॉडी है, नोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये
2 और मोर स्टेट के लिए बनाई जाती है, अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू और रिमूव भी होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। आइए देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। वित्त आयोग को देखते हैं फ्रेंड्स। वित्त आयोग जो आर्टिकल है वित्त आयोग का वो है 280 और 281 में जो दिया गया है वो रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी 280 में जो है वो फाइनेंस कमीशन, 281 में रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अगर हम इसके होल्ड ऑफिस की बात करें तो ये स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, यानी कि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से स्पेसिफाइड किया जाता है। फ्रेंड्स फाइनेंस कमीशन जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि क्वासी जुडिशियल की स्टेट के लिए अलग फाइनेंस कमीशन है और सेंट्रल के लिए अलग फाइनेंस कमीशन है। फ्रेंड फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल के लिए है वो है 280 और इसका जो ईयर है वो 5 ईयर है, इसका जो टर्नओवर है वो 5 ईयर है। और ये 1 सेकेंड स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग है फ्रेंड्स, और ये आर्टिकल 280 के तहत जो आता है फाइनेंस कमीशन ये अलग है। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रेंड्स ये फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर हम इसके मेंबर की बात करें तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 इसके अदर मेंबर होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 5 इसमें टोटल मेंबर होते हैं। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा फर्स्ट चेयरमैन जो थे फाइनेंस कमीशन के वो के.सी. नियोगी थे जो 1952 से 57 तक थे, और प्रेजेंट में जो है वो एन.के. सिंह है। इनका कार्यकाल 20 से 26 तक है। ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो 243 से यानी कि 243 के आई में है। एक जो सिंगल फाइनेंस कमीशन है वो उसका आर्टिकल है 280, उसका आर्टिकल है फ्रेंड्स ये है 280, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसका आर्टिकल है 243 का आई, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। फ्रेंड्स ये 101 यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा जीएसटी आया, और दिस आर्टिकल एम्पावर बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि ये आर्टिकल जो है इसका आर्टिकल है न्यू आर्टिकल 279 का ए, और ये आर्टिकल जो एम्पावर किया जाता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय कहाँ पे है। तो इसका सचिवालय जो है काउंसिल इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, यानी इसका जो सचिवालय है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब ये देखते हैं हु विल बी टैक्सेड, यानी कौन कौन लोग टैक्स देंगे जीएसटी के अंदर, कौन कौन लोग टैक्स देंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑल मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, डीलर्स, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर एंड स्मॉल बिजनेस। फ्रेंड जीएसटी जो है वो 101 अमेंडमेंट के थ्रू आया, और 101 अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2016 में तब जीएसटी आया, और इसका एक न्यू आर्टिकल बना, आर्टिकल 279 ए यानी कि 279 का ए। ये आर्टिकल जो एम्पावर किया जाता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और इसमें जो बिल देंगे, जो टैक्स देंगे, सॉरी बिल नहीं टैक्स देंगे, वो देंगे ऑल मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर, स्मॉल बिजनेस। और इसका जो सचिवालय है वो न्यू दिल्ली में है। और अब इसके टैक्स रेट देखते हैं फ्रेंड्स, टैक्स रेट कितने हैं। टैक्स रेट की अगर बात करें तो ये 4 हैं, 5%, 12%, 8% और 28%। आई होप आपको गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल समझ आया होगा। ये 2016 में आया, इसका लिए न्यू आर्टिकल आया 279 ए, और ये आर्टिकल जो एम्पावर होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, और इसका जो सचिवालय है वो न्यू दिल्ली में है। और जो लोग टैक्स देंगे वो हैं विल ऑल मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर, डीलर्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर एंड स्मॉल बिजनेस। और इसमें जो टैक्स रेट हैं वो 4 हैं, 5%, 12%, 10% एंड 28%। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं।
फ्रेंड नेक्स्ट बॉडीज जो हैं वो हैं नेशनल कमीशन फॉर SCS, नेशनल कमीशन फॉर SCS। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर STS। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर SCS की बात करें तो इसका आर्टिकल है 338। आइए पहले देखते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर SCS। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 1978 में द गवर्नमेंट सेटअप ए नॉन स्टेचुअरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर SCS एंड STS। 1978 में गवर्नमेंट ने जो था नॉन मल्टी मेंबर कमीशन बनाए SC एंड ST। लेकिन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1990 में इसको मल्टी मेंबर बना दिया गया, नेशनल कमीशन SC एंड ST को। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC के बाद ST की बात करेंगे। फ्रेंड्स इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 338 का A। आपने देखा नेशनल कमीशन फॉर SCS का जो आर्टिकल है 338 है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर STS का जो है वो 338A है। ये 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद आया। फ्रेंड्स ये कैसे बना? पहले तो ये एक ही नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST एक ही था, लेकिन 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया, जिसके बाद स्टार्टिंग तो इसकी 1993 में हुई। नेशनल SC एंड ST था, बट 89 2003 में ये एक्ट आया और 2004 में ये फोर्स में आ गया। फ्रेंड्स अब याद रखिएगा कि जो नेशनल कमीशन फॉर SC और ST था उसको क्या हुआ, 1993 में ये SC और ST था, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया, उसके बाद ये 2004 में ये फोर्स में आ गया और ये एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर ST बन गया, कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 2004। फ्रेंड्स अब आपको समझ आया हो कि जो नेशनल कमीशन फॉर SC है, नेशनल कमीशन फॉर SC है, वो बना 1978 में। ये दोनों मतलब गवर्नमेंट ने सेटअप किया SC एंड ST को, और 65 मतलब एक सिंगल बॉडी के उसमें किया, और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको मल्टी मेंबर बनाया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर STS जो आया 89 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, जो कि फोर्स में आ गया 2004 में, और इसको एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर STS बन गया। और ये इसके जो मेंबर हैं वो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर। सर्विस एंड टेन्योर की बात करें, नेशनल कमीशन ST की सर्विस एंड टेन्योर की बात करें तो ये डिटरमाइन की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये डिटरमाइन की जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्ड बॉडी जो कि है नेशनल कमीशन फॉर SC आता है, और 338A यानी कि 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर SC। नेशनल कमीशन फॉर ST आता है 338 के B 338A, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का आता है 338 का B। आइए देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर BSc। ये 1993 में सेटअप हुआ, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस। ये एक स्टेचुटरी बॉडी था उस टाइम, बट एक 102 एक्ट 2018 यानी 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया इसको, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। अगर बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट जाती है इनकी प्रेसिडेंट को। होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म फ्रेंड SC ST एंड BC
नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर BC यानी बैकवर्ड क्लासेस। इनका जो होल्ड ऑफिस टर्म है वो 3 ईयर्स है तीनों का। और ये जो अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं फ्रेंड्स, ये देते हैं प्रेसिडेंट को। ये याद रखिएगा, तीनों का ये एकदम सेम है, यानी कि होल्ड ऑफिस इनका 3 ईयर्स का है और ये जो एनुअल रिपोर्ट देते हैं अपनी, ये देते हैं प्रेसिडेंट को। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फ्रेंड। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल जो है फ्रेंड्स ये 148 है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 76। और ये हेड जो है इसके ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड हैं, यानी कि कैग जो है ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और अटॉर्नी जनरल भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। होल्ड ऑफिस की बात करें तो ये 6 ईयर और 65 ईयर्स एज। लेकिन अटॉर्नी जनरल का जो होल्ड ऑफिस 10 ईयर है वो फिक्स नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन बट द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अटॉर्नी जनरल का 10 ईयर फिक्स नहीं है। ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पर अपना काम करते हैं। रिजग्नेशन एंड रिमूवल की बात करें फ्रेंड्स तो ये एनी टाइम किसी भी टाइम अपना रिजाइन दे सकते हैं वाई प्रेसिडेंट। और रिमूवल इनके वाई प्रेसिडेंट सेम मैनर एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसी तरीके से जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है उसी तरीके से कैग को भी हटाया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये भी रिज़ाइन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। ये अटॉर्नी जनरल कैग और अटॉर्नी जनरल में कंपैरिजन था, यानी कि कैसे कैसे ये अलग हैं, इनका 10 ईयर क्या है और ये फिक्स है या नहीं है। अब बात करते हैं हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसका आर्टिकल जो है फ्रेंड्स ये है 165 और ये एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं सेंट्रल में और कंट्री में यानी पूरे देश में, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं स्टेट में। ये कोरिस्पॉन्ड्स करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। और इनके होल्ड ऑफिस की बात करें तो नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फिक्स नहीं है। ये गवर्नर के प्लेजर में काम करते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो काम करते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं और एडवोकेट जनरल जो होल्ड ऑफिस अपना वो करते हैं वो गवर्नर के प्लेजर में काम करते हैं। फ्रेंड्स ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि हमने अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी हैं ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी इलेक्शन कमीशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सबसे पहले हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आर्टिकल जो पार्ट 15 में आर्टिकल 315 से 323 तक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद हमने पढ़ा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों कमीशंस हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंस कमीशन, जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग है और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है फ्रेंड 280 और स्टेट फाइनेंस कमीशन का 243 का 1। उसके बाद हमने पढ़ा गुड एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। और उसके बाद हमने पढ़े ये तीनों कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर BC। इनके आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर ST, आर्टिकल 338 का A नेशनल कमीशन फॉर ST, आर्टिकल 338 का B नेशनल कमीशन फॉर BC यानी बैकवर्ड क्लासेस। और ये होल्ड ऑफिस इनका
3 ईयर्स का एनुअल रिपोर्ट देते हैं ये प्रेसिडेंट को। उसके बाद हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा, और उसके बाद हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा। इसका आर्टिकल 148, इनका 76। इन दोनों को हमने थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ा। ये हेड हैं ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, अपॉइंट दोनों प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं, और इनका होल्ड ऑफिस 6 ईयर 65 ईयर्स है। ये इनका कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमने पढ़ा सबसे एंड में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसका आर्टिकल 165 लॉ ऑफिसर। फ्रेंड्स, ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ समझ आई होंगी।